ये तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रश्न है और इन्हें एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आपके जो समझ में ना आया हो देख लेना। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 2 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न 3 है, यह श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित। दूध को कभी दुग्ध भी लिख देते हैं, दूध और दुग्ध उत्पादन। प्रश्न नंबर 4 है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कौन से? तिलहन। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक जो खाद होते हैं हमारे, उनसे उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य मछली को कहा जाता है, उत्पादन से संबंधित है। आगे है, रेशम उत्पादन करने के चरण कौन कौन से हैं? रेशम कैसे उत्पन्न होता है? तो रेशम उत्पादन के लिए पहले नर मादा तितली होती है, जिसमें मादा तितली अंडे देती है और वो अंडे रेशम के जो होते हैं, अंडा जो है उस अंडे से रेशम का कीट बनता है। क्या बनता है? रेशम का कीट। और वो कीट फिर कोकून बनाता है, कोकून से रेशम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ये भूगोल के क्वेश्चन शुरू हो गए आपसे। प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो प्राकृतिक संसाधन है हमारे जल है, सूर्य का प्रकाश है, वन है, खनिज पदार्थ है, मृदा मिट्टी है। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा है? तो प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले है नवीकरणीय संसाधन और दूसरे हैं अनवीकरणीय संसाधन। प्रश्न नंबर 10 है, नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो नवीकरणीय संसाधन है सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल आदि नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन है खनिज, जीवाश्म ईंधन, धातुएं, कोयला, पेट्रोलियम आदि। प्रश्न नंबर 12, अक्षयशील संसाधन किन्हें कहते हैं? तो जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उन्हीं को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों को कब निर्धारित किया गया था? तो सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 सितंबर सन 2015 को 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे तथा 2030 तक इन्हें पूरा करना इनका लक्ष्य रखा है। प्रश्न नंबर 14 है, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो रबी की फसलें नवंबर से दिसंबर माह में बोई जाती हैं। इनमें गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, अलसी, राई आदि फसलें हैं। प्रश्न नंबर 15 है, खरीफ की फसलें कौन सी हैं? जो फसलें जून जुलाई में माह में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। इनमें धान, मक्का, ज्वार, गेहूं, मूंग, जूट, मूंगफली आदि हैं। अगला, जायद की फसलें कौन सी हैं? तो यह फसलें फरवरी मार्च माह में बोई जाती हैं। यह हैं तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है आदि, और सब्जियां सभी जायद की फसलों में। 17 प्रश्न, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा है और पश्चिमी बंगाल का पहला स्थान है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। प्रश्न नंबर 19 है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कपास में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उगती है, फिर गुजरात में उगती है। तो पहले पर महाराष्ट्र और दूसरे पर गुजरात है। प्रश्न नंबर 20 है, व्यापारिक स्तर पर मछली या मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो व्यापारिक स्तर पर मछली उत्पादन को पीसी कल्चर कहते हैं। सिल्क उत्पादन को व्यापारिक स्तर पर क्या कहते हैं? तो इसे सेरीकल्चर कहते हैं। जैसे खेती करने को एग्रीकल्चर कहते हैं, ऐसे ही इनके नाम। अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर उत्पादन को।
फूलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों के उत्पादन को। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। जमीन स्तर पर फैलने वाली लतादार जो फैलने वाली फसलें होती हैं जिनसे सब्जियां हम लेते हैं वो क्या कहते हैं? तो इन्हें ओलोरिकल्चर कहते हैं। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन हो गए हैं आपके ज्योग्राफी भूगोल सब्जेक्ट के भी।